Hello everyone. Today we are going to have the chapter from the class 9th textbook Beehive, that is the sound of music, and in this chapter it is divided into two parts. आप देखेंगे इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट जो है एवलिन्स ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. जो एवलिन ग्लैनी है इसको बताया गया है कि वो साउंड को सुनने की बात कर रहे हैं, वो भी बिना सुने, विदाउट हियरिंग इट. तो आप समझ सकते हैं कि अगर बिना कोई चीज़ को सुनने के बाद भी उसको सुनना, तो ये कैसे पॉसिबल है. तो ये इस तरह से पॉसिबल है कि यहाँ पर वाइब्रेशन से सुनने की बात की जा रही है, मतलब वाइब्रेशन को फील करने की बात की जा रही है. अब हम इस चार्ट में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि स्टोरी में एग्जैक्टली है क्या. एवलिन ग्लैनी जो है उनका जो लॉस ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने की क्षमता कम होते जा रही है, ख़त्म होते जा रही है. और मदर ने उसको नोटिस किया. कब नोटिस किया? जब वो 8 years ओल्ड थी, मतलब 8 साल की थी. वेटिंग टू प्ले पियानो, पियानो बजाने के लिए वो वेट कर रही थी. नेम वॉज कॉल्ड बट डिड नॉट मूव, उसका नाम बुलाया जाता है लेकिन वो अपनी जगह से हिलती नहीं है. तो मदर ने उसका फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि उसके जो सुनने की क्षमता है वो कम हो रही है. और साथ में 11 years की जब वो थी तो उनके मार्क्स डिटेरियोरेटेड, मतलब नंबर कम होने लगे. तो हेड मिस्ट्रेस जो थी अर्ज्ड, उन्होंने रिक्वेस्ट किया टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, उनको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए. तो ये पता चला कि हियरिंग सीवियरली इम्पेयर्ड, यानी कि सुनने की जो क्षमता है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गई है और वो सुन नहीं पाएंगी. सीवियरली इम्पेयर्ड मतलब लॉस, हियरिंग लॉस हो गई है. तो रीज़न क्या दिया कि नर्व डैमेज, यानी कि पार्शियली नर्व डैमेज हो गई थी, इसीलिए वो सुन नहीं पा रही है. नेक्स्ट यू सी एवलिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उनकी बहुत ही दृढ़ निश्चय करने की जो मतलब कि विल पावर है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे. आप देखिए इसमें लिखा हुआ है लीड अ नॉर्मल लाइफ, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो सुन नहीं पा रही है. तो उनके लिए तो ऐसा किसी के लिए भी लग सकता है कि पूरी दुनिया वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं. एवलिन ने इसको कुछ एक चैलेंज की तौर पर लिया और उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी हम एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे. परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उन्होंने ये अपनी इच्छा जाहिर की कि उन्होंने अपना करियर, अपना इंटरेस्ट म्यूज़िक के लिए ही बनाया. वांटेड टू प्ले, एक बार वो बजाना चाहती थी जाइलोफोन, ठीक है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाना चाहती थी. टीचर्स डिस्करेज्ड, जो टीचर्स जो थे वहाँ पर वो उन्होंने उसको डिस्करेज किया, मतलब मोटिवेट नहीं किया बल्कि डिस्करेज कर दिया. तो वहाँ पर परकशनिस्ट रॉन फॉब्स, जो परकशनिस्ट रॉन फॉब्स है, परकशनिस्ट का मतलब होता है जो ड्रम बजाते हैं, अलग अलग म्यूज़िकल नोट्स जिससे साउंड प्रोड्यूस होते हैं, उसको बजाने वाले जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने स्पॉटेड पोटेंशियल, उन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना. टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने अलग अलग 2 ड्रम लिए जो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते थे. तो डिफरेंट नोट्स का मतलब यहाँ पर साउंड से है, और उसको उन्होंने उनको फील करने के लिए बोला हायर ड्रम वेस्ट अप, यानी कि कमर के ऊपर जो हायर ड्रम बजेगा उसको कमर के ऊपर फील करना है, और लोअर ड्रम को वेस्ट डाउन, यानी कि कमर से नीचे. तो ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क ही है. तो सेंस द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि उन्होंने बताया कि इस म्यूजिकल नोट्स को अलग अलग बॉडी के पार्ट से फील करना है, और इसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के वजह से वो ये कर पाई. ओके, आप देख सकते हैं चार्ट में म्यूजिक
हैज़ बिकम हर लाइफ। अब म्यूज़िक उनका जीवन बन गया है और उसके लिए उन्होंने टूर टू यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की टूर की। जब वो 16 इयर्स ओल्ड की, जब 16 साल की वो थी, तो यूथ ऑर्केस्ट्रा जो था उस ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पर ये जगह जगह जा कर के उस ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्मेंस देने लगी। अब उसके बाद म्यूज़िक में आगे बढ़ी तो उन्होंने ऑडिशन दिया एक बहुत फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड साउंड, जो कि काफ़ी एमिनेंट है, काफ़ी फेमस है। यहाँ पर ऑडिशन दिया, इनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आए, हाईएस्ट मार्क। ऑर्केस्ट्रा वर्क के बाद, ये ऑर्केस्ट्रा वर्क में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस को मूव किया, सोलो परफॉर्मेंस, अकेले परफॉर्मेंस देने लगी। टॉप अवार्ड मिला इनको उसके लिए, और मास्टरी ओवर 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो मल्टी परकशनिस्ट जो होते, यानी कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रम्स जो बजा सकते हैं, उसमें इन्होंने एक तरह से महारत हासिल की, लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए। तो 2 आवर्स डिस्कशन, नेवर मिस्ड अ वर्ड। तो हमारे जो राइटर हैं, जो इनकी बायोग्राफी लिख रहे हैं, वो बताते हैं कि 2 घंटे के डिस्कशन के बाद उन्होंने क्या पाया कि नेवर मिस्ड अ वर्ड। एवलिन ने इस तरह से रिएक्ट किया कि जैसे कि उनको कोई भी वर्ड उन्होंने बिना मिस किए हुए सारी बातें, जो भी बातें हो रही थी वो सुन सकती थी, ऐसा रिएक्ट किया फील करके। स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश, और वो स्कॉटिश लैंग्वेज एकदम अच्छे से बोल सकती थी। और उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके जो वो ये है, कुड हियर टिल 11 ईयर्स, जब वो 11 साल तक थी तो वो सुन सकती थी, इसीलिए वो स्कॉटिश लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल लेती है। लेकिन राइटर ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि वो एक्चुअली फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेज भी जानती थी, लेकिन वो कैसे करके वो ये लैंग्वेज भी समझ लेती थी और बोल लेती थी, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दे पाए। नाउ सी, म्यूज़िक को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी, यानी कि बॉडी के हर एक पार्ट से म्यूज़िक को इस तरह से अंदर लिया जाता है कि बॉडी के हर एक पार्ट से फील किया जाता है। स्किन, चीक बोन्स, हेयर्स, यानी कि स्किन से भी फील करने की बात की जा रही है, उसके जो चीक के बोन्स हैं, हेयर्स हैं, सब अंदर म्यूज़िक को इस तरह से लेना है कि हर एक बॉडी के पार्ट से फील करें। और ये भी बताया गई है बात कि जब वो ड्रम के अगेंस्ट झुक जाती थी, लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, साउंड फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, यानी कि जब वो ड्रम पर झुक जाती थी तो पूरा का पूरा जो साउंड है उनके बॉडी में फ्लो करता था। और जब वुडन प्लेटफॉर्म पे जब वो परफॉर्म करती थी तो अपने शूज़ को निकाल देती थी ताकि वाइब्रेशन जो है पास करके आगे बेयर फीट, खाली पैर से अपर लेग्स, उसके ऊपर लेग्स के ऊपर वाइब्रेशन जाए। तो हम आगे देखेंगे कि 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उनको अवार्ड दिया सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि सोलो परफॉर्मेंस पूरा ईयर में सबसे बेस्ट था, उसका ये अवार्ड उनको मिला। फ्री कंसर्ट वो प्रोग्राम करती थी, जो प्रिजन में जो लोग रहते थे, हॉस्पिटल में, मतलब चैरिटी वाला भी काम करती थी। फ्री कंसर्ट, शाइनिंग इंस्पिरेशन, एक चमकता हुआ प्रेरणा है। डीफ चिल्ड्रेन, जो बच्चे सुन नहीं सकते या कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, उन बच्चों के लिए ये एक प्रेरणा है। सो दिस इज द चैप्टर of Evelyn biography.